सो प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने आपको एपीआईज बनाना बताया था। हम नेक्स्ट जेएस कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं अभी? 16 यूज कर रहे हैं। तो किसी भी फ्रेमवर्क का अगर वर्जन पता करना है तो कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है, उस फ्रेमवर्क का नाम लिखना, स्पेस और गिटहब लिखना। क्या लिखना है? गिटहब। 2 वर्ड लिखने हैं, नेक्स्ट जेएस स्पेस गिटहब, रिएक्ट स्पेस गिटहब, है ना। जिस भी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको देखना है कि अभी मार्केट में कौन सा नया वर्जन चल रहा है, क्योंकि जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं, जितनी भी लैंग्वेजेस, सारी के सारी क्या है? ओपन सोर्स है। और ओपन सोर्स का सोर्स कोड जनरली कहां मिलता है? गिटहब पे मिलता है। तो गिटहब पे जाके मैं यहाँ पर इसके क्या देख सकता हूँ? वर्जन चेक कर सकता हूँ। राइट नाउ अभी 16.03 वाला वर्जन चल रहा है। इसका मतलब हम नेक्स्ट के किस वर्जन पे काम कर रहे हैं? 16 पे काम कर रहे हैं। अभी ये जस्ट डायल वाला देखो, अब इसमें मैंने आपको सिखा रखा है भाई, ये वेब एनालाइजर प्लगइन। इसमें आप देखोगे, इसमें आप देखना नेक्स्ट की टेक्नोलॉजी ये रिवील कर देगा। तो ये जब नेक्स्ट का प्रोजेक्ट बना होगा, इसमें नेक्स्ट आ रहा है, ठीक है ना। अभी 10-15 दिन पहले ये आ रहा था कि नेक्स्ट 12 में बना हुआ है, ये भी बता रहा था। मैं एक बार और रिफ्रेश कर लेता हूं। तो यहां पर देखना आप, शायद ये देखो 12.2.5, और हम किस पे कर रहे हैं? 16 पे। और ये नेक्स्ट ये पूरा जस्ट डायल नेक्स्ट के कौन से वर्जन पे बना हुआ है? 12 पे बना हुआ है। मतलब नेक्स्ट लगभग जो 2-3 साल पहले लॉन्च हुआ था, उस समय क्या वर्जन था? 12 था। उस समय डेवलपर्स ने स्टार्ट किया होगा प्रोजेक्ट पे काम करना, और उस समय से अभी तक कौन सा वर्जन चला हुआ आ रहा है? 12 वर्जन चला हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो मोस्टली चीजें हैं। अब यहां पर जस्ट डायल पर आप देखो, अब मान लीजिए ये हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज है। यहां पर आप किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरीज में जाइए, ये यूआरएल के राउट्स को एक कॉपी कर लीजिए, नोटपैड में पेस्ट करो, और इस यूआरएल को एनालिसिस करो, और इसको 1 बाय 1 हम चेक करते हैं। ये हमारा क्या है? प्रोटोकॉल है। ये हमारा क्या है? www क्या है? हमारा सब डोमेन है। ये जस्ट डायल क्या है? मेरा प्राइमरी डोमेन है, ठीक है ना। ये हमारा प्राइमरी डोमेन है। ये .com क्या है? टॉप लेवल डोमेन है, TLD, ठीक है ना। एक एक चीजें मैंने बता रखी है। दिस इज माय राउट सेगमेंट फर्स्ट। ये जो पहला स्लैश दिख रहा है ना, ये 2 स्लैशेस दिख रहे हैं, इसके बीच में ये क्या हो गया? मेरा राउट सेगमेंट फर्स्ट। और अगला जो स्लैशेस के बीच में है वो हमारा क्या हो गया सर? राउट सेगमेंट सेकेंड। और अगला जो स्लैश में जो दिख रहा है वो हमारा क्या है सर? राउट सेगमेंट थर्ड। तो आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, ठीक है ना। आपको ऑब्जर्व करना है कि यूआरएल का पैटर्न क्या बन रहा है, उस हिसाब से हमें काम करना है। अब जस्ट डायल वालों ने पहले राउट सेगमेंट को क्या कंसीडर किया है? क्या मान के चल रहे हैं? सिटी का नाम, ठीक है ना। सो आप यहां पर देखो, पहले राउट सेगमेंट को ये क्या मान के चल रहे हैं? क्या मान के चल रहे हैं? सिटी का नाम। तो यहां हो सकता है जबलपुर हो, यहां हो सकता है इंदौर हो, यहां हो सकता है दिल्ली हो, यहां हो सकता है मुंबई हो। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो ये जो पहला राउट सेगमेंट है, ये फिक्स्ड है कि डायनेमिक है? बताओ। ये डायनेमिक है। तो ऐसे राउट सेगमेंट में पूरे ऑल ओवर पूरे इंडिया में कितनी सिटीज होंगी? भाई बहुत सारी होंगी। तो क्या हम मान लो पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर 40,000 सिटीज है, तो क्या 40,000 राउट्स या 40,000 फोल्डर बनाने बैठूंगा क्या मैं? नहीं बना सकते हैं। सो ऐसे राउट्स को बोलते हैं डायनेमिक राउट्स, ठीक है ना। सो 2 टाइप के राउट्स होते हैं, ठीक है ना। राउट्स, टाइप ऑफ राउट्स, टाइप ऑफ राउट्स। एक होता है फिक्स्ड राउट्स और एक होता है डायनेमिक राउट्स, ठीक है ना। सो डायनेमिक राउट्स का मैंने एग्जांपल बता दिया। ये आप देखो, ये जस्ट डायल वाला प्रोजेक्ट नेक्स्ट.js में है। इसका जो पहला राउट सेगमेंट जो है ये किस टाइप का है? ये डायनेमिक राउट्स है। मतलब इसमें जबलपुर आएगा, इंदौर आएगा, मुंबई आएगा, कोलकाता आएगा, नीमच आएगा, अलग अलग सिटी के नेम आ सकते हैं जो कि अनलिमिटेड हो सकते हैं। सो ये जो पहला राउट सेगमेंट, इट इज अ टाइप ऑफ डायनेमिक राउट, ठीक है ना। सो यहां पर हम देखते हैं। अब देखो ये जबलपुर के हैं, यहां से अगर मैं मान लो
इसको यहीं पर जाके अगर मैं इंदौर कर दूं और शायद इंदौर स्लैश होटल्स अगर मैं करूं तो शायद ये देखो, ये इंदौर स्लैश होटल्स मैंने किया तो ये पर्टिकुलर इंदौर के होटल्स आने लग गए। ठीक है ना। तो आपने देखा कि पहला सेगमेंट जब सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तब यूआरएल का पैटर्न डिसाइड करना, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन, है ना। तो सिस्टम डिजाइन में हमने सिस्टम डिजाइन में हमने क्या क्या चीजें सीखी थी। जनरली सिस्टम डिजाइन का कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, हाई लेवल डिजाइन और लो लेवल डिजाइन। लो लेवल डिजाइन में हम टेबल्स की प्लानिंग करते हैं, ठीक है ना। और सिस्टम डिजाइन में आप यूआरएल स्ट्रक्चर की भी प्लानिंग करते हो, यूआरएल स्ट्रक्चर प्लानिंग, ठीक है ना। ये सारा काम किससे रिलेटेड है, लो लेवल से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर बनाने से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है। सो यूआरएल की प्लानिंग करनी पड़ेगी कि भाई यूआरएल का पैटर्न आपको किस टाइप से चाहिए। ये प्लानिंग कौन करेगा, डेवलपर खुद। मैं अगर सॉफ्टवेयर बना रहा हूं तो मुझे प्लानिंग करना है कि मुझे सिटी का नेम पहले राउट सेगमेंट में लेना है कि दूसरे में लेना है कि तीसरे में लेना है, ये डिसीजन कौन लेगा, मैं लेऊंगा। ठीक है ना। उसी तरीके से जस्ट डायल वालों ने क्या डिसाइड किया, सिटी नेम के लिए पहला राउट सेगमेंट उन लोगों ने डिसाइड किया कि पहला राउट सेगमेंट हम क्या लेंगे, सिटी नेम लेंगे, ये उन्होंने डिसाइड कर लिया, है ना। इसी तरीके से यूआरएल स्ट्रक्चर की प्रॉपर प्लानिंग करना भी इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन, ठीक है ना। तो सिस्टम डिजाइन का ही एक पार्ट है लो लेवल सिस्टम डिजाइन में कि वेबसाइट के यूआरएल के स्ट्रक्चर की पैटर्न की प्लानिंग करना भी ये आप ही का काम है, ये आप ही के लो लेवल सिस्टम डिजाइन का काम है। तो यहां पर आप देखो इंदौर स्लैश होटल्स, इसका मतलब ये सिस्टम मुझे क्या देगा, इंदौर के होटल की लिस्ट दे देगा। खुल के आ गया कि नहीं आ गया भाई, कर करके देखो। सिस्टम बनाने से पहले सिस्टम को ऑब्जर्व करो, है ना। कोई भी सिस्टम आपको बनाना है ना भाई, कोडिंग करने से सॉफ्टवेयर नहीं बनेंगे। सबसे सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है। और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको 10 दिन भी रिसर्च करनी पड़े ना तो आराम से कर, क्योंकि माइंड में क्लियर होगा तो आप सॉफ्टवेयर बना पाओगे। अब मान लीजिए मुझे इंदौर के हॉस्पिटल्स ढूंढने, तो मेरा यूआरएल का पैटर्न क्या होगा बताइए मुझे। मुझे अगर सर्च करने हैं, आई वॉन्ट टू सर्च हॉस्पिटल्स इन इंदौर, सो व्हाट विल बी यूआरएल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। मुझे हॉस्पिटल सर्च करने हैं किसके अंदर, इंदौर में हॉस्पिटल्स मुझे सर्च करने, तो भाई यूआरएल स्ट्रक्चर की क्या प्लानिंग होगी आपकी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो आप बोल सकते हो कि सर हमारी जो भी हमारी वेबसाइट होगी, ठीक है ना, जो भी हमारी वेबसाइट होगी उसका जो पहला सेगमेंट है सर, ये इसका पहला सेगमेंट और ये इसका दूसरा सेगमेंट, समझ में आ रहा है। तो पहले सेगमेंट में सर मैं यहां पर क्या ले लूंगा, सिटी नेम, और दूसरे सेगमेंट में मैं क्या ले लूंगा, जो कैटेगरी आपको ढूंढनी है। तो मुझे क्या ढूंढनी है, हॉस्पिटल, ठीक है ना। अब मैंने आपसे पूछा कि भाई मैंने आपसे पूछा आई वॉन्ट टू सर्च होटल्स इन दिल्ली, समझ में आ रहा है कि मुझे भाई दिल्ली में होटल्स ढूंढने हैं। तो आपके यूआरएल के स्ट्रक्चर की प्लानिंग क्या होगी, अगेन वो जो आपने स्ट्रक्चर की प्लानिंग कर रखी है वो बार बार चेंज नहीं होगी। यहां पर पहले सेगमेंट में तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, दिल्ली, और दूसरे सेगमेंट में आपको क्या लिखना पड़ेगा, होटल, क्योंकि आपने पहले सेगमेंट को क्या मान के चल रहे हो, सिटी का नाम, और उसी हिसाब से हमें काम करना है, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखेंगे पहला राउट सेगमेंट भी डायनेमिक है, क्योंकि सिटी के नेम भी कुछ भी आ सकते हैं, और दूसरा राउट सेगमेंट भी आप किसके लिए लेके चल रहे हैं, कैटेगरी। क्लियर हो गया। सो पहला राउट सेगमेंट हम क्या लेके चलेंगे, सिटी का नाम, और दूसरा राउट सेगमेंट हम क्या लेके चलेंगे, कैटेगरी का नाम। और ये चीजें जो है ये एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको डिसाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो ये सारी प्लानिंग हम इस वेबसाइट के लिए कंसिडर कर रहे हैं कि यार मुझे क्या करना है, बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट बनानी है जस्ट डायल जैसी, जिसमें पूरी दुनिया भर के, पूरे इंडिया लेवल के जितने भी अलग अलग बिजनेस ओनर्स हैं, चाहे वो एक सैलून वाला हो, इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, चाय वाला हो, हॉस्पिटल हो, रेस्टोरेंट हो, ढाबा हो, भाई किसी भी प्रकार का अगर बिजनेस कर रहा है उसको, उसकी मुझे क्या बनानी है, ऑनलाइन डायरेक्टरी बनानी है। तो उस वे में एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपकी प्लानिंग क्या होगी, तो आपको सारी चीजें
डिसाइड करनी पड़ेगी कि मुझे यूआरएल पैटर्न क्या रखना पड़ेगा, कौन कौन सी टेबल लेनी पड़ेगी, क्या क्या कॉलम्स लेने पड़ेंगे, ये सारा इट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम डिजाइन। समझ में आ रहा है? सो ये सारी चीजें हमने प्लान आउट किए। अब आप देखो जस्ट डायल वालों ने इसको बनाने के लिए कितना अच्छा प्लानिंग कर रखा है। पहला राउट सेगमेंट इन्होंने क्या कंसीडर कर रखा है? सिटी नेम। दूसरा राउट सेगमेंट इन्होंने क्या कर रखा है? कैटेगरी। भाई किस कैटेगरी, किस सिटी के कौन सी कैटेगरी की लिस्ट चाहिए आपको, तो आप यूआरएल में दोगे और आपको रिस्पॉन्स में वो मिल जाएगा। तो अब आप यहां पर देखो एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक राउट्स, ठीक है ना। सो आप देखो ये जो मेरा सिटी नेम है इट इज ऑल्सो अ फिक्स्ड राउट और डायनेमिक राउट। यहां पर जो सिटी नेम आएंगी वो एक ही आएंगी कि मल्टीपल सिटीज आ सकती हैं? मल्टीपल सिटी। तो ये जो पहला राउट सेगमेंट है, ये दो स्लैशेस दिख रहे हैं आपको, ये दो स्लैशेस दिख रहे हैं। इस दो स्लैशेस के बीच में जो मैं सिटी नेम लिखूंगा ये फिक्स रहेगा कि भाई चेंज होगा? ये डायनेमिक है। सो द फर्स्ट राउट सेगमेंट इज डायनेमिक राउट एंड द सेकंड राउट सेगमेंट इज ऑल्सो अ डायनेमिक राउट। क्योंकि भाई मुझे अगर इंदौर में मान लीजिए हॉस्पिटल्स ढूंढने हैं तो यहां पर मैं हॉस्पिटल लिखूंगा। अगर इंदौर में मुझे होटल्स ढूंढने हैं तो मैं होटल्स सर्च करूंगा। तो मेरा राउट सेगमेंट फर्स्ट भी क्या है? डायनेमिक है। और मेरा राउट सेगमेंट सेकंड भी क्या है? मेरा डायनेमिक है। तो आपको मैं आज डायनेमिक राउट्स पे काम करना बता रहा हूं। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको समझा देता हूं 5-10 मिनट के हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, ठीक है ना। सो अब हम कल वाला ही प्रोजेक्ट ले लेते हैं। कोड डॉट किया, वीएस कोड एडिटर आ गया, टर्मिनल लिया हमने, टर्मिनल चालू किया और npm run dev मैंने किया और हम नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट ओपन करेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है आज के लेक्चर का? आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है कि हमें ये दो राउट सेगमेंट बनाने हैं, दोनों बोथ विल बी द फर्स्ट वन एंड द सेकंड वन बोथ शुड बी डायनेमिक राउट्स, ठीक है ना। बोथ शुड बी डायनेमिक राउट्स। सो वो हमें करना है। अब उसके लिए आप चले जाइए नेक्स्ट.जेएस की वेबसाइट पर, आप चले जाइए गेट स्टार्टेड पर, या फिर आप किधर जाना है आपको? डॉक्स में। डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है ना। डॉक्यूमेंटेशन में हम कौन सा फॉलो करेंगे? ऐप राउटर, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है मैंने काई से सेटअप किया था कल? ऐप राउटर से। अब प्रोजेक्ट नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट ऐप राउटर है कि पेज राउटर है, ये कोडिंग देख के भी पता लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो? भाई एसआरसी फोल्डर के अंदर ऐप नाम की डायरेक्टरी मिल जाए मतलब कौन सा है? ऐप राउटर है। अगर एसआरसी के अंदर पेजेस नाम की डायरेक्टरी मिल जाए मतलब किस टाइप का राउटर है? पेज राउटर है। और नए सॉफ्टवेयर आप जो बनाओगे लेटेस्ट वे में वो आप हमेशा कैसे बनाएंगे? ऐप राउटर के थ्रू ही बनाएंगे। ये चीजें क्लियर हुई। अब यहां पर हम गए, यहां पर राउट से रिलेटेड काम करने के लिए कौन सा सेक्शन है हमारे पास? राउट हैंडलर, ठीक है ना। तो राउट हैंडलर्स में मैं गया और यहां पर आप जाएंगे, ठीक है। डायनेमिक राउट्स बनाने के लिए आपको पर्टिकुलर, सबसे पहले तो आप अपना पैटर्न डिसाइड कर लीजिए। जैसे कि मैंने यहां पर ये जो दोनों है, ये दोनों एपीआईज के एंड पॉइंट है कि पेजेस के एंड पॉइंट है? पहली बात तो ये आप डिसाइड कर लीजिए कि ये मैं Delhi/hotels करूंगा तो मेरी एपीआई का रिस्पॉन्स आना चाहिए कि पेज का रिस्पॉन्स आना चाहिए? पेज का रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर मैं इंदौर/होटल्स करूंगा तो क्या आना चाहिए? एपीआई का रिस्पॉन्स आना चाहिए कि पेज का रिस्पॉन्स आना चाहिए? ये पेज का रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो अगर आपको एपीआई से रिलेटेड काम करना है तो फिर राउट हैंडलर में जाएंगे और आप यहां पर देखो मैंने इंदौर/होटल्स किया तो मेरा एपीआई का रिस्पॉन्स दिख रहा है कि किसी वेब पेज का रिस्पॉन्स दिख रहा है? वेब पेज का रिस्पॉन्स, ये एचटीएमएल का कोडिंग दिख रही है भाई। ये मुझे इंदौर के होटल्स की लिस्ट दिख रही है। अब यहाँ पर इंदौर के होटल्स की जगह मैं यहाँ चाहता हूँ इंदौर के हॉस्पिटल्स चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा?
हॉस्पिटल्स। तो ये इंदौर के क्या आने लग गए, हॉस्पिटल्स आने लगे। तो आप देखो जो रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे, वो एक जेसॉन रिस्पॉन्स मिल रहा है कि एक वेब पेज मिल रहा है, एक वेब पेज मिल रहा है। तो वेब पेज पे काम करने के लिए आपको फिर किस पे जाना पड़ेगा, अपने अपने लेआउट्स एंड पेजेस पे जाना पड़ेगा। तो लेआउट्स एंड पेजेस पर आप जाएंगे और यहां पर आप नीचे जाके आप ये देखेंगे। तो जो पार्ट डायनेमिक होता है, जो पार्ट डायनेमिक होता है उसे आप स्लग बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो पार्ट डायनेमिक होता है, जैसे ये फर्स्ट पार्ट इन्होंने जस्ट डायल वालों ने ये जो है ये फर्स्ट पार्ट, ये डायनेमिक है कि नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, फिक्स है कि डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब फिक्स नहीं है। यहां पर मैं चाहूं तो इंदौर लिख सकता हूं, यहां चाहूं तो दिल्ली लिख सकता हूं, नीमच लिख सकता हूं। सो इसको जनरल टर्म में तो हम राउट सेगमेंट बोल रहे हैं, मगर नेक्स्ट जेस में इसे हम बोलते हैं स्लग। क्या बोलते हैं, स्लग। तो यहां पर हम गए, ऐप के अंदर में गया और यहां पर हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। सो पहला सेगमेंट लेना है हमें। तो ऐप के अंदर जाने के बाद आपको जो है ऐप फोल्डर के अंदर जाने के बाद आप एक फोल्डर बनाना और उस फोल्डर की शुरुआत स्क्वायर ब्रैकेट से होनी चाहिए। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब वो पर्टिकुलर वो डायनेमिक सेगमेंट आप बना रहे हो और उसका पहला पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, सिटी नेम, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको पूरा स्मॉल में लिख दिया, मैंने पूरा स्मॉल में लिख दिया। तो ये मेरा पहला क्या हो गया, सिटी नेम। और उसके अंदर मैंने यहां पर क्या कर दिया, उसके अंदर पर्टिकुलर क्रिएट अ डायनेमिक सेगमेंट, ठीक है ना। ये पार्ट भी यहां पर दे रखा है, क्रिएट अ डायनेमिक सेगमेंट। तो डायनेमिक सेगमेंट के लिए अगेन वही स्लग वाला पार्ट है, ठीक है। सो तो यहां पर मैं इस तरीके से ले लेता हूं, ठीक है ना। हमें ये बनाना है, हमें ये बनाना है। तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में किस नाम से फोल्डर होगा, सिटी नेम। और इस वाले सेगमेंट में स्क्वायर ब्रैकेट में किस नाम से होगा, कैटेगरी। वेरी गुड, ये कैटेगरी हो गया। तो एक फोल्डर बनाना है आपको और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है। तो यहां पर मैं फोल्डर बना लेता हूं सिटी नेम, और इस सिटी नेम के अंदर फिर से एक फोल्डर बना लेता हूं, किस नाम से, कैटेगरी। और उसके अंदर मुझे बनाना है, बिकॉज इट इज अ पेज, आई विल क्रिएट page.js। तो इसके अंदर कैटेगरी वाले फोल्डर के अंदर मैंने बना लिया page.js, और यहां पर मैं जाके RFC लिखूंगा और रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट का कोड में जनरेट करूंगा, ठीक है। सो यहां पर मैंने लिख दिया एग्जांपल ऑफ डायनेमिक सेगमेंट, ठीक है, एग्जांपल ऑफ डायनेमिक सेगमेंट। तो चलो इसको लॉन्च करके देखते हैं, लोकल होस्ट कॉलन 3000, ठीक है ना। और ये मेरे टर्मिनल पर ये आप देखिए ये चल रहा है, ये मेरा एप्लीकेशन लॉन्च हो गया। अब यहां पर मैं सेगमेंट लगाना स्टार्ट करूं, ठीक है ना। तो जो सेगमेंट्स आप बनाते हो, आप दो चीजें बना सकते हो, ये तो पेज बना सकते हो या फिर एपीआई। अभी हम क्या बनाना सीख रहे हैं, पेजेस विथ डिफरेंट सेगमेंट्स। आप जस्ट डायल ऑब्जर्व करो और जस्ट डायल पे ये दो सेगमेंट को ऑब्जर्व करो भाई, इंदौर स्लैश हॉस्पिटल, ये जो पहला सेगमेंट है ये भी डायनेमिक है और ये दूसरा सेगमेंट ये भी डायनेमिक है। आज हम यही बनाने जा रहे हैं एग्जैक्टली किसमें, नेक्स्ट जेस में, ठीक है ना। तो यहां पर आप देखना स्लैश, यहां पर मैं लिखूं इंदौर स्लैश, यहां पर मैं लिखूं हॉस्पिटल और इंटर करूं एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक्स, पेज लोड हो गया, ठीक है। अब ये पहले सेगमेंट की वैल्यू मुझे यहां पर डिस्प्ले करवानी है, क्योंकि आप देखिए जो सेगमेंट मैंने लिया है वो कि वही एग्जाम्पल में कहीं ना कहीं यह लिखा हुआ आ रहा है, इंदौर लिखा हुआ है। अगर मैं यहां इंदौर लिख रहा हूं तो एग्जैक्टली जो यूआरएल में है वो कि वही मुझे पेज पे भी डिस्प्ले करवाना है, जो यूआरएल में कैटेगरी है वो कि वही मुझे पेज पे भी डिस्प्ले
करवाना है। समझ में आ रहा है ना? जो यूआरएल में आ रहा है उसको लेके वापस से कहां डिस्प्ले करवाना है, हमें पेज पे डिस्प्ले करवाना है। भाई प्रोजेक्ट बनाना है, ये प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ा है, मगर इस बड़े प्रोजेक्ट के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। ठीक है ना? हाउ टू एक्सेस यूआरएल पैरामीटर्स ऑन द पेज। ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? ये इंटरव्यू में अभी आपसे पूछ सकते हैं। हाउ टू एक्सेस यूआरएल पैरामीटर ऑन द पेज इन Next.js। कि भाई यूआरएल के अंदर कुछ पैरामीटर आ रहे हैं और उनको आपको पेज पर एक्सेस करना है, पेज पर डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे? ठीक है ना? इंटरव्यू में आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ लेंगे, भैया Next.js क्या है? वो आप बोलोगे हाँ मैंने तो प्रोजेक्ट भी बनाया, ये भी किया, वो भी किया। एक क्वेश्चन सामने वाला पूछ लेगा कि अगर यूआरएल पर या ऐसे कुछ सेगमेंट में कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं तो इनको यूआरएल पर कैसे डिस्प्ले करोगे? तो आपको जवाब देना पड़ेगा और आज की क्लास से वो क्लियर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है कि भाई यूआरएल पर कोई पैरामीटर आपने लिखा है, अगर यूआरएल पर मैंने कोई पैरामीटर लिखा है, इंदौर लिखा है, उसी इंदौर को मुझे पेज पे डिस्प्ले करना है, तो वो मैं कैसे करूं? अगर यूआरएल पर मैंने कोई पैरामीटर मैंने सप्लाई किया है और उसको मुझे पेज पे डिस्प्ले करना है, तो मैं कैसे करूंगा? सेम टू सेम यहां पर भी मैंने वही किया, इंदौर/हॉस्पिटल। अब यहां पर मैं इंदौर की जगह यहां पर क्या लिख सकता हूं? दिल्ली भी लिख सकता हूं, तब भी वही पेज लोड हो रहा है। अब यहां पर देखो, दिल्ली में मैं हॉस्पिटल्स की जगह होटल्स भी लिख सकता हूं, तब भी वही पेज लोड हो रहा है। तो डायनेमिक राउट्स बनाने के लिए रूल क्या है? ऐप फोल्डर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? सो ये हो गया। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर याद रखना, ये डायनेमिक राउट्स बनाने के लिए। अब यहां पर हमें क्या करना है? यहां पर हमें क्या करना है? ये पेज नाम का फंक्शन है, इस फंक्शन से रिलेटेड दो बातें। फंक्शन को डिफाइन करेंगे और बाद में फंक्शन को कॉल करेंगे। तो अभी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर आते ही एवरी फंक्शन रिटर्न समथिंग। सो ये जो पेज नाम का जो फंक्शन है, बताओ ये क्या रिटर्न कर रहा है? इट इज रिटर्निंग HTML कोड। ठीक है ना? जब आप कोई फंक्शन बनाते हो, वो फंक्शन क्या कर सकता है? इंटीजर रिटर्न कर सकता है, कुछ भी रिटर्न कर सकता है। बट यहां देखते ही हमें क्या लग रहा है? ये पेज नाम का जो फंक्शन है, ये क्या रिटर्न कर रहा है? एक HTML का स्ट्रक्चर रिटर्न कर रहा है। क्लियर है? अब यहां पर हमें उसको देखना है, हाउ टू एक्सेस द पैरामीटर्स। सो यहां पर आप देखोगे, ये इसी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है इन्होंने। यहां पर देखो, ये स्लग की जो वैल्यू है, तो इसको Next.js में हम क्या बोलते हैं? स्लग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लग। तो आप इधर जाइए, ये इंदौर क्या है? स्लग। ये हॉस्पिटल क्या है? स्लग। ये स्लग फर्स्ट, स्लग सेकंड, तो इसको स्लग बोला जाता है। ठीक है ना? ये चीज ध्यान रखना। अब देखो, ये स्लग की वैल्यू इनको एक्सेस करने के लिए उस पर्टिकुलर पेज पर इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है ना? सो अगर आप इसको रीड करेंगे, dynamic segment allow you to create routes that are generated from data. For example, instead of manually creating a routes for each individual blog post, you can create dynamic segments। और यहाँ पर ये बोला गया है कि भाई आपको जो है उसको एक्सेस करने के लिए आप ये डी स्ट्रक्चर करेंगे। ठीक है ना? ये आप इसके अंदर डी स्ट्रक्चर करेंगे। किसको डी स्ट्रक्चर करेंगे? ठीक है? यहां पर मैंने करली ब्रेसेस लिख दिया, इसका मतलब प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। समझ में आ रहा है? जो प्रॉपर्टी का नाम है वही अगर वैल्यू का नाम हो गया तो मैं सिर्फ प्रॉपर्टी लिख सकता हूं। ठीक है? जो प्रॉपर्टी का नाम है वो के वही वैल्यू है, तो मैं यहां पर प्रॉपर्टी लिख सकता हूं, इसलिए इन्होंने ये पैराम्स लिख रखा है। मतलब पैराम्स कॉलन। अगर पैराम्स हो तो मैं उसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूं? ओनली पैराम्स लिख सकता हूं। ठीक है ना? चलो मैं इसको अलग अलग ही लिख रहा हूं अभी के लिए। पैराम्स कॉलन पैराम्स। इन्होंने कैसे लिख रखा है? उसको लॉन्ग फॉर्मेट में लिख रखा है कि शॉर्ट फॉर्मेट में लिख रखा है? शॉर्ट फॉर्मेट में। ठीक है ना? सो ये पैराम्स क्या है? प्रॉपर्टी। क्योंकि करली ब्रेसेस जहां पे भी मिल जाए या बोलना है आपको पी कॉलन भी, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। और रूल क्या कहता है? अगर प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों का नाम सेम है तो फिर वैल्यू को हटा सकते हो और कॉलन को हटा सकते हो।
ठीक है ना। तो इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा है, मैं शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख रहा हूं, मैं लॉन्ग फॉर्मेट में लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि ये क्या पैटर्न चल रहा है। प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू, व्हाट इज दिस? दिस इज द जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, है ना। सो हर चीज मैं आपको बता रहा हूं भाई। मैं यहां पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में जानकारियों को एक कर्ली ब्रेसेस में रखा जाता है, और कैसे रखा जाता है? p कॉलन v के फॉर्मेट में। अगर इसमें एक रूल है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर एक रूल है, अगर मेरी प्रॉपर्टी का नाम जो भी है, मेरी प्रॉपर्टी का नाम जो भी है, मान लीजिए मेरी प्रॉपर्टी का नाम अनिल है और उसकी वैल्यू भी अनिल है ना। मेरी प्रॉपर्टी का नाम और मेरे प्रॉपर्टी और वैल्यू का नाम अगर दोनों को सेम है तो उसको मैं शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूं? शॉर्टकट में कैसे लिख सकता हूं? ओनली द प्रॉपर्टी नेम, दिस इज हाउ आई कैन राइट, ठीक है ना। अगर आपकी प्रॉपर्टी और वैल्यू दोनों का नाम सेम है तो उसको शॉर्टकट में कैसे लिख सकते हो? ओनली प्रॉपर्टी नेम। तो इन्होंने क्या कर रखा है? पैराम्स, डायरेक्ट पैराम्स लिख रखा है, कोलन गायब है, वैल्यू गायब है। इसका मतलब जो प्रॉपर्टी का नाम होगा वो की वही वैल्यू होगा। तो इन्होंने इस तरीके से लिख रखा है। मैं इसको थोड़ा अलग अलग करके लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को ये लॉन्ग फॉर्मेट समझ में आ जाए कि यार ये एक्चुअल, क्योंकि ये चीजें जब मैं सीखता था मेरे को भी दिक्कत आती थी, यार ये क्या है। बाद में पता चलता है यार ये ऑब्जेक्ट ही है और इन्होंने क्या लिख रखा है? शॉर्टकट में लिख रखा है। सो ये हुआ। अब यहां पर देखो, इस पर्टिकुलर को मैंने यहां पर किया, इस कोड को यहां पर मैंने लिखा। अब यहां पर ये अवेट आ रहा है, तो यहां पर ये असिंक लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इस फंक्शन से आगे क्या लिखना पड़ेगा? असिंक। असिंक और अवेट दोनों पेरेंट चाइल्ड की तरह है, ठीक है ना। कुछ कुछ बातें याद रख लो। असिंक जहां पर मिल जाए अंदर क्या मिलना चाहिए? अवेट मिलना चाहिए। असिंक किसकी तरह है? पेरेंट की तरह है। और अवेट किसकी तरह है? चाइल्ड की तरफ है। अगर आप अवेट नाम का वर्ड लिख रहे हो अपने जावास्क्रिप्ट में तो उसके क्लोजेस्ट फंक्शन किस टाइप का होना चाहिए? असिंक होना चाहिए। अदरवाइज अगर असिंक नहीं लिखोगे तो वो देखो एरर आ रही है, ठीक है ना। तो ये कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और यहां पर इसको मैं टेस्ट कर लेता हूं, किससे? कंसोल लॉग से। कंसोल लॉग में मैं यहां पर स्लग को कंसोल लॉग करवाऊं, सेव करवाऊं, ब्राउजर में जाऊं, आउटपुट देखूं, रिफ्रेश करूं, क्या कंसोल लॉग मेरा यहां पर आ रहा है? क्या मेरा कंसोल लॉग यहां पर आ रहा है क्या? देखो ये कंसोल लॉग नहीं है, तो यहां पर मैं देख सकता हूं क्या कंसोल लॉग मेरा यहां पर कहीं पर आ रहा है क्या? ठीक है ना। ये क्या बता रहा है? अनडिफाइंड, ठीक है। सो यहां पर देखो, इन्होंने अगर स्क्वायर ब्रैकेट में जो फोल्डर का नाम है वो ही डी स्ट्रक्चर करना है। क्या स्क्वायर ब्रैकेट में मेरे फोल्डर का नाम स्लग है कि सिटी नेम है? तो मुझे क्या लिखना है यहां पर? तो कॉमन सेंस है ना, कर करके देखना है और समझना है। सो मेरे इसमें इन्होंने अपने स्क्वायर ब्रैकेट में फोल्डर का नाम क्या ले रखा है? स्लग ले रखा है, मगर मैंने अपने स्क्वायर ब्रैकेट में किसका नाम ले रखा है? सिटी नेम ले रखा है। तो यहां पर मैं डी स्ट्रक्चर करते समय में क्या लिखूंगा? सिटी नेम, ठीक है ना। सिटी नेम लिखा मैंने, और ये बता भी रहा था स्लग इज नॉट डिफाइंड, बता रहा था ना स्लग इज नॉट डिफाइंड। सो चलिए देखते हैं, मैंने रिफ्रेश किया। अच्छा, कंसोल लॉग में स्लग है, ये सी, देखो डेली आ गया। तो ये जो ब्लैक टर्मिनल है, ये जब जब भी आप कंसोल लॉग लिखोगे इस ब्लैक टर्मिनल में अपने को देखते हुए चलना है, क्योंकि आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, टाइम टू टाइम अपने को सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हुए चलना है। तो टेस्टिंग कहां होगी? इस ब्लैक टर्मिनल। इस ब्लैक टर्मिनल को ही क्या बोलते हैं? कंसोल लॉग। क्या बोलते हैं? कंसोल। इस ब्लैक टर्मिनल ये जो दिखाई दे रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं? कंसोल। और कंसोल में लिखने को क्या बोलते हैं? लॉग करना, है ना। बोलते हैं ना कि भाई जो भी मैं बोल रहा हूं उसको लॉग करो अपनी नोटबुक में। तो लॉग करने का क्या मतलब हो गया? लिखना। लॉग करने का क्या मतलब हो गया? लिखना। तो कंसोल डॉट लॉग का क्या मतलब हो गया? कि ये जो ब्लैक टर्मिनल है इस पर आप लिखो किसको? सिटी नेम को। तो उसने यहां पर देखो दिल्ली लिख दिया। और आप एक बार और रिफ्रेश कर लो, एक बार और रिफ्रेश करो,
और टर्मिनल देखो दिल्ली फिर आ रहा है। अब दिल्ली की बजाय यहां पर मैंने क्या कर दिया, दिल्ली की जगह यहां पर मैं इंदौर करूं और इंटर करूं। अब इंदौर करते ही वो क्या करेगा, कंसोल पे क्या लिख देगा, इंदौर लिख दिया उसने। और फिर भी आपको थोड़ा सा और देखना है तो इस फंक्शन के अंदर इस तरीके से आप ये ऐसे 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 करके भी आप ये कर सकते, ये देखो ये आ गया, ठीक है ना। सो इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जब नेक्स्ट का इंटरव्यू आप देने जाएंगे ये क्वेश्चन सिंपल सा पूछेगा। जब मेरी कंपनी में अगर कोई आएगा नेक्स्ट के लिए तो मैं ये पूछूंगा, हाउ यू एक्सेस द यूआरएल सेगमेंट्स ऑन द वेब पेज और इन द कंसोल। सो हमें क्या करना है, पर्टिकुलर उस फंक्शन के अंदर पैराम्स ऑब्जेक्ट लिया और उसको डीस्ट्रक्चर कर लिया। अब मुझे डीस्ट्रक्चर करने के लिए एक और मेरे पास यहां पर लेना है, तो दिस इज द स्लग 1, दिस इज द स्लग 2। तो स्लग 2 क्या है, कैटेगरी। तो यहां पर ये मैंने पहला डीस्ट्रक्चरिंग किया कॉमा दूसरा डीस्ट्रक्चरिंग, तो दूसरा डीस्ट्रक्चरिंग क्या है मेरे लिए, कैटेगरी, ठीक है ना। अब ये जो है दिस इज अ एग्जांपल ऑफ डीस्ट्रक्चरिंग, एग्जांपल ऑफ डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना, एग्जांपल ऑफ डीस्ट्रक्चरिंग। और आप W3C पर जाइएगा, इसमें जावास्क्रिप्ट में, और यहां पर आप किस टॉपिक को देखेंगे, डीस्ट्रक्चरिंग को। सो डीस्ट्रक्चरिंग, डीस्ट्रक्चरिंग, यहां पर मैं डीस्ट्रक्चरिंग, यहां पर आप सर्च करेंगे डीस्ट्रक्चरिंग जावास्क्रिप्ट डीस्ट्रक्चरिंग, ठीक है ना। डीस्ट्रक्चरिंग का मतलब एक्सट्रैक्ट करना, चीजों को निकालना, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, मगर आपको किसी एक प्रॉपर्टी को निकालना है, बाहर करना है, तो उस टॉपिक को क्या बोलते हैं, डीस्ट्रक्चरिंग। डीस्ट्रक्चरिंग मतलब निकालना, इंफॉर्मेशन को निकालना। आपके पास बहुत सारी जानकारी है मगर मुझे एकाध इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डीस्ट्रक्चरिंग करूंगा। सो ये डीस्ट्रक्चरिंग वाला ये एग्जांपल भी आप करके देख लेना। सो ये देखो यहां पर ये क्या हो रहा है, इट इज डीस्ट्रक्चरिंग। सो यहां पर भी ये क्या हो रहा है, इट इज डीस्ट्रक्चरिंग। सो यहां पर आप ये गए और आप देखो इंदौर होटल्स, क्लियर हुआ। और इसी को मैंने आपको क्या बोला था कि जो सेगमेंट में होगा वो के वही वेब पेज पे मुझे क्या करना है, डिस्प्ले करना है। भाई देख देख के सीख लो, ये जस्ट डायल वालों में जो मैं यूआरएल सेगमेंट पे लिखूंगा वो के वही ये प्रिंट करके दे देते हैं कि नहीं देते हैं। ये देखो यहां पर मैं अगर इंदौर लिखूंगा तो ये इंदौर यहां पर लिखा हुआ उन्होंने दे दिया। अगर यहां पर मैं हॉस्पिटल लिखूंगा तो ये हॉस्पिटल्स यहां पर लिख के उन्होंने दे दिया। तो यूआरएल पर जो दोगे वही मुझे पेज पर डिस्प्ले करना है, ये आज का असाइनमेंट का काम है, ठीक है ना। सो यहां पर हमें देखा, अब मुझे यहां पर डिस्प्ले करवाना है तो कंसोल पे हमने कर ही दिया है। बस यहां पर करवाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंगल कर्ली ब्रेसेस लगाना। इसका सिंगल कर्ली ब्रेसेस में मैंने सिटी नेम लिखा और मैंने सिंगल कर्ली ब्रेसेस के साथ में कैटेगरी नेम लिखा, और ये मैं यहां से हटा देता हूं और इसको मैं H1 में ले लेता हूं, ठीक है ना, डिव की बजाय H1। तो ये देखो इंदौर होटल्स लिखा हुआ आ रहा है और इसमें क्या लिखा हुआ आ रहा है कि हॉस्पिटल्स इन इंदौर, कैटेगरी इन सिटी, है ना। सो कैटेगरी इन सिटी लिखा हुआ रहा है तो मैं यहां लिखूंगा कैटेगरी इन सिटी। तो देख देख के सीखना है, जितना कंपेयर कर करके बनाओगे उतना आपको सीखने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स इन इंदौर, अब देखना हमारे इसमें क्या हुआ, होटल्स इन इंदौर, क्लियर है। अब यहां पर लिखूं दिल्ली, दिल्ली, और दिल्ली के मुझे क्या देखने हैं, हॉस्पिटल्स देखने हैं, हॉस्पिटल्स इन दिल्ली, क्लियर है। अब यहां पर देखना इंदौर के हॉस्पिटल्स देखने हैं मुझे, तो हॉस्पिटल्स इन इंदौर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। सो ये क्लास, आज की क्लास किस बारे में थी कि यूआरएल के जो राउट सेगमेंट्स हैं उसको नेक्स्ट में स्लग बोला जाता है, पहली बात। और उन स्लग्स को एक्सेस करने के लिए हम पैराम्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पैराम्स। पैराम्स मतलब पैरामीटर्स, पैरामीटर्स मतलब, ठीक है ना, यूआरएल में जो भी डेटा आता है उसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर्स। तो मेरे पास यूआरएल में जो सेगमेंट्स में जो जानकारियां आ रही हैं वो मेरे लिए डाटा है, वो मेरे लिए क्या है,
पैरामीटर्स है, और इन पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए हम पैराम्स वर्ड को यूज करते हैं। पेज के अंदर हम पैराम्स लेंगे और उस पैराम्स में हम डीस्ट्रक्चर करके अपने राउट सेगमेंट को एक्सेस कर लेंगे और बाद में हम उसको अपने पेज के अंदर उसको डिस्प्ले करवा सकते। क्लियर है? ये सिंपल सी क्लास है, तो ये क्लास हमें फॉलो करनी है। तो